Hello students, we are going to discuss the paper which is held on 3rd September. Today is 3rd September and it is the morning paper, the shift 1 paper. So I am going to discuss physics, and this is the question obtained from you people. So this is your question number 1. This is your question number 1. For a given volume of solid cylinder, find the ratio L over R such that moment of inertia of the cylinder about this axis O dash will be minimum. अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बच्चे बता रहे हैं कि गिवन है. अगर गिवन है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सिलेंडर में मान लो कि ऐसे पतली पतली कई डिस्क हैं. पहले एक डिस्क का आई निकालेंगे और ऐसे इसमें कई डिस्क हैं तो इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो पहले इस डिस्क का आई निकालते हैं इसी एक्सिस के अबाउट. तो पहले इस डिस्क का आई खुद इसके प्लेन से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट निकालें. तो मान लिया इस डिस्क का मास है dm, तो इसका आई हो जाएगा dm r²/4. तो डिस्क का आई अगर एक्सिस उसी की प्लेन से पास हो रही है तो ये फॉर्मूला है mr²/4. उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी तो mr²/2 होता है. ओके. और फिर हमें एक्सिस को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा. तो सपोज करो ये दूरी x है, तो प्लस dm इंटू x², पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये हुआ I इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट. और फिर इसमें कई डिस्क हैं तो इसको इंटीग्रेट करना है. और अगर x की लिमिट लगाएंगे तो x की लिमिट लगेगी -L/2 से +L/2, या फिर ऐसा कर सकते हैं हाफ इंटीग्रेट करके ट्वाइस कर लो. तो अगर वो करें तो x = 0 से L/2 इंटीग्रेट करना है और फिर ट्वाइस करना है. सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो वी हैव टू सॉल्व दिस फर्स्ट. अगर I नहीं गिवन है तो, और गिवन है तो ओके, ये टाइम बचेगा. फिर dm कितना है, इसका मास कितना होगा? तो dm इज, अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें तो रो इंटू इसका वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू dx. सो दिस इज dm. सो वी हैव टू पुट देयर. सो 2, दिस 2 इज विद होल. इंडिकेट चाहे तो अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग कर सकते हो, या इकट्ठा करना चाहो इकट्ठा कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू रो πr² dx/4. दिस इज dm इंटू r² प्लस dm इंटू x². तो मैं एक साथ कर लेता हूँ, r²/4 प्लस x². तो इसे इंटीग्रेट करना है 0 से L/2. सो दिस इज 2 टाइम्स रो πr². अब इंटीग्रेट करो, तो पहला टर्म इंटीग्रेट करोगे तो r²/4 इंटू एक्स, और लिमिट लगाओ तो आएगा r²/4 इंटू L/2. एक्स की लिमिट लगा दोगे. दूसरा टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो x² dx, उसको इंटीग्रेट करोगे तो x³ 3, उसमें लिमिट लगाओगे तो आएगा L/2 होल क्यूब बाई 3. और लोअर लिमिट से तो 0 होगा. तो ये एक्सप्रेशन आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. अब रो इंटू πr² इंटू टोटल लेंथ, दैट विल गिव टोटल मास. टोटल मास इज रो πr² इंटू टोटल लेंथ. तो अगर हम रो हटा दें तो रो इंटू πr² की वैल्यू m/L, जस्ट पुट देयर. तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसको अगर सॉल्व किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मिल रहा है फाइनली
एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद क्वेश्चन में गिवन है, तो इतना टाइम फिर सेव हो जाएगा इन दैट केस। ओके, तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अगर आई नहीं गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि ये आई कब सबसे छोटा होगा, तो उसके लिए एल ओवर आर कितना होना चाहिए फॉर गिवन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इसका फिक्स है तो अगर वॉल्यूम इसका फिक्स है तो वॉल्यूम सपोज कर लिया, वॉल्यूम इज गिवन एज पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये v गिवन है और हमें देखना है कि आई मिनिमम कब होगा। ओके, तो आई को मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू एम बाई 4 और आर स्क्वायर की जगह यहाँ से वी ओवर पाई एल प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मैंने क्या किया, पहले आई को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया है ना, अदरवाइज यहाँ दो वेरिएबल थे कैपिटल आर और एल। तो पहले इसको सिंगल वेरिएबल, वी तो कांस्टेंट है, तो ये सिंगल वेरिएबल एल में कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब हम सोचेंगे कि किस एल पर आई सबसे छोटा होगा, तो उसके लिए डी आई बाई डी एल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो विल यूज दिस कंडीशन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो 1 बाई एल का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एल स्क्वायर तो इससे हमें एल के लिए कंडीशन मिल जाएगी। So that condition will be, सॉल्व करके देखते हैं। तो v over 4 pi l square comes out equal to l over 6। So l cube जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 6v over 4 pi। v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v is pi r square l, तो 6 pi r square l ओवर 4 पाई। तो हमें फाइनली मिला एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 6 बाई 4। तो एल ओवर आर इज अंडर रूट ऑफ दिस, सो दैट इज रूट 3 बाई 2। सो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टफ है ये क्वेश्चन, अगर आई नहीं गिवन है तो बहुत टफ है, आई गिवन है तो भी मॉडरेटली टफ है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 2 किलोग्राम इज वर्टिकली हिंज्ड एट टॉप एंड। तो एक रॉड है जिसका टॉप एंड हिंज्ड है, इसका मास है 2 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, और इस पे एक ब्लॉक 1 किलोग्राम का और 6 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक कर रहा है एंड इट स्ट्राइक्स एट द बॉटम पॉइंट, इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है एंड इट स्टिक्स टू द रॉड, स्ट्राइक करके इसी पे चिपक जा रहा है एंड दे आर मूविंग टुगेदर देन। तो हमें निकालना है कि ये कितने एंगल तक टर्न करेगा, कितने एंगल तक टर्न करेगा। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो इस इम्पैक्ट के बाद इस पर कितनी एंगुलर स्पीड आएगी, दिस इज वन थिंग जो कि मिलेगा हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और फिर उसके बाद हमें एनर्जी यूज़ करते हुए, एनर्जी इक्वेशन यूज़ करते हुए निकालना पड़ेगा कि कितने एंगल तक टर्न होगा। देखो इस इम्पैक्ट में जैसे ये इम्पैक्ट होगा, हिंज से एक इधर फोर्स आएगा, जैसे कि क्योंकि अगर हिंज नहीं होती तो ये रॉड आगे जाती, तो जैसे ये रॉड में आगे जाने की टेंडेंसी होगी तो हिंज इसको रोकेगी, तो यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा, है ना, जैसे ही इम्पैक्ट होगा। तो इस फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ओके, क्योंकि ये स्ट्राइक करके इसमें स्टिक कर जा रहा है, तो एक तरीके से इसमें
रिस्टोरेशन टेंडेंसी नहीं है, छूटने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये कोलिजन इलास्टिक कैटेगरी का नहीं है। दिस इज इनफैक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें इनइलास्टिक कोलिजन होने की वजह से एनर्जी लॉस होगा, तो यू कैन नॉट यूज़ एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नॉट यूज्ड, नॉट टू बी यूज्ड, एनर्जी कंजर्वेशन नॉट टू बी यूज्ड। अब हमें ढूंढना है कि जो तीसरा कंजर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके लिए बाहरी फोर्सेस क्या क्या हैं पूरे सिस्टम पे ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर मैं यहाँ फिगर बनाऊँ तो रॉड का वेट है, इस ब्लॉक का वेट है, हिंज के फोर्सेस हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्लॉक को छोटा मान लो, तो ये फोर्स वेट, ये वेट बढ़ाओगे तो ऑलमोस्ट हिंज से पास होंगे, तो इनका कोई टॉर्क नहीं है। जो हिंज फोर्सेस है वो हिंज से ही पास हो रहे हैं, तो उनका कोई टॉर्क नहीं है। तो हमें हिंज एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है ड्यूरिंग कोलिजन। तो हम कोलिजन के दौरान, यानी कोलिजन से ठीक पहले से लेकर कोलिजन के ठीक बाद तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। ओके, सो आई विल डू दैट फर्स्ट। तो इस पॉइंट के अबाउट कितना एंगुलर मोमेंटम है? रॉड में तो जीरो है, रॉड रुकी हुई है, इस पार्टिकल में है, इसको पार्टिकल जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज, सो दैट विल कम आउट 1 इंटू 6 इंटू 1 इज द लेंथ ऑफ रॉड। और इस पॉइंट के अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन समझ में आ रही होगी। ओके, यही एंगुलर मोमेंटम बाद में होना है। तो बाद में तो ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का जो भी आई होगा वो भी निकाल लेते हैं। सो दैट शुड कम आउट इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आई मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि आई कितना होगा इस हिंज के अबाउट। तो पहले तो रॉड का निकाल लो, तो रॉड का मास इंटू रॉड की लेंथ का स्क्वायर बाई 3, ये तो हो गया रॉड का आई, प्लस इस ब्लॉक का छोटे पार्टिकल का आई इस हिंज के अबाउट, तो m इंटू एल स्क्वायर, सो दैट इज 1 स्क्वायर। तो ये आई है इस पूरे सिस्टम का। अच्छा, वंस कोलिजन इज ओवर, जैसे कोलिजन ओवर हुआ, अब इसके बाद ये टर्न करने लगेगा। जब ये टर्न करने लगेगा तो ये जो mg है, रॉड का mg, इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का mg, अब इनके टॉर्क हिंज के अबाउट आने लगेंगे। और इसलिए एक बार कोलिजन हो गया उसके बाद फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, क्योंकि फिर टॉर्क बनने लगा। इसके बाद क्या है, वंस कोलिजन इज ओवर, तो जो भी हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होनी होती वो हो चुकी है। अब जो ये मूव कर रहा है तो ये बहुत स्मूथली जा रहा है, तो इसका मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो नाउ वी कैन कंजर्व एनर्जी, की कोलिजन ओवर हो गया तो जो एनर्जी सिस्टम में वही एनर्जी मेंटेन रहेगी। तो अगर हम इसको यूज़ कर लें और सपोज करें कि ये थीटा एंगल टर्न करता है, तो कोलिजन के जस्ट बाद कितनी एनर्जी है, वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी, जब ये जाके रुकेगा एंड पॉइंट पे, तो ये पूरी एनर्जी जो भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस इंक्रीज में जाएगी। तो दिस शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालते हैं कितनी एनर्जी बढ़ रही है। तो इस ब्लॉक की एनर्जी कितनी बढ़ रही है, अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, कितनी हाइट गया ये, अगर हाइट निकालें तो ये 1 है रॉड की लेंथ, ये 1 cos थीटा है। तो ये जो डिफरेंस आएगा दिस इज 1 माइनस 1 cos थीटा। तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी m g इंटू h इज 1 ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा प्लस। अब हम रॉड पे आते हैं, तो रॉड का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, हम उसके सेंटर मास से निकालना पड़ेगा। और सेंटर मास के लिए ये दूरी कितनी है, हाफ है, तो वो हाफ मीटर के हिसाब से टर्न हो रहा है। तो यही एक्सप्रेशन है, बस उसमें 1 की जगह हाफ आएगा। अच्छा, रॉड का मास कितना है, 2 किलोग्राम, तो m g इंटू h इज हाफ ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक, अब जस्ट वैल्यू पुटेंगे, तो पहले आई पुट करके यहाँ से ओमेगा निकालो, और फिर वो ओमेगा और आई रख के यहाँ से थीटा निकालो। सो ऑन सॉल्विंग you'll get
cos theta equal to 23/50. Just check, put the values. इस I की वैल्यू यहाँ रख के ओमेगा निकाल लो और I और ओमेगा की दोनों वैल्यू रख के थीटा निकाल लो, तो cos थीटा इतना आएगा 23/50. ओके, तो आई विल रेट दिस एज अ टफ क्वेश्चन. ये मेरी रेटिंग है कि ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है और टाइम लगेगा. इस आई की वैल्यू यहाँ रखोगे, ओमेगा निकालोगे, फिर यहाँ रखोगे, तो इट्स अ टफ क्वेश्चन. जिन्होंने भी किया हो, जिन बच्चों ने भी, तो अच्छा है उनके लिए. ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. Capacitor of capacitance C is connected to a battery of unknown EMF and charge of the capacitor is 750 microcoulomb. फिर इस कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया गया दो और कैपेसिटर से उनसे, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 30 वोल्ट. तो हमें ये C वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये सिंपल क्वेश्चन है. देखो, एक हमारे पास कैपेसिटर है जिस पे चार्ज है. कितना चार्ज है? C इंटू V, और वो चार्ज दे रखा है 750. तो इस पे 750 चार्ज है इस कैपेसिटर पे. बाकी दो कैपेसिटर इस पे और जोड़ दिए गए. तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा. तो फाइनली 750 इस पे नहीं होगा. फाइनली कितना होगा? मान लेते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, जैसे यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, यहाँ का V है, यही V गिवन है 30, तो मैं सीधे 30 यूज़ कर लेता हूँ. दिस इज गिवन एज 30. तो फाइनली इस पर कितना चार्ज होगा? इस पर चार्ज होगा, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला? 30 वोल्ट का. तो इस पर चार्ज होगा C इंटू 30, और इतना ही निगेटिव सामने होगा. इस प्लेट पे चार्ज होगा 15 इंटू 30. वैसे इस वाले प्लेट पे चार्ज होगा 8 इंटू 30. ये तीनों चार्ज मिलके कितना होना चाहिए? जितना अवेलेबल है 750. तो विल हैव सिंपल इक्वेशन. 750 शुड बी इक्वल टू C इंटू 30 प्लस 15 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 30. तो बस इससे C निकालना है. एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. ओके, ये इजी था. दिस क्वेश्चन वाज इजी. नाइस क्वेश्चन.